नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति में आज हम मुद्रास्फीति की चर्चा करने जा रहे हैं। उसके अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति को हम कैसे समझेंगे और अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति को कैसे जानते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुद्रास्फीति अर्थात भाव वृद्धि, किसी भी वस्तु की कीमत का बढ़ना अर्थात मुद्रास्फीति अर्थात भाव वृद्धि। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं पेट्रोल का उदाहरण लेता हूँ, ये जो पेट्रोल है ये मान लो कि 2018 में कितना 54 रुपये लीटर था। ठीक है, 54 रुपये लीटर था। ठीक है, लेकिन ये बढ़कर 2019 में यही पेट्रोल की कीमत जो है ये 60 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 रुपये। तो आप देख पा रहे हैं कि 60 में से 54 को अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 6 रुपये। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, ये जो 6 रुपये बढ़ा, पेट्रोल की कीमत 6 रुपये बढ़ी, लीटर उतना ही मिल रहा है, जरा भी पेट्रोल उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, सिर्फ बढ़ा क्या? पैसे बढ़े। ये क्या है? भाव वृद्धि। दूसरा मैं आपको दूध का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप दूध लाते हैं तो कुछ समय पहले दूध की कीमत मान लो कि 20 रुपये का एक गोल्ड की थैली थी, जो गोल्ड बाजार में मिलती है। ठीक है, लेकिन आज उसकी कीमत 28 रुपये गोल्ड की है। तो इसके अंदर तो सिर्फ 500 ग्राम ही तो दूध आ रहा है। जब 20 रुपये था तब भी 500 ग्राम था, जब 28 रुपये हुआ तब भी 500 ग्राम हुआ। तो दूध की जो क्वांटिटी है, दूध की जो मात्रा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। लेकिन परिवर्तन हमें विद्यार्थी मित्रों कहाँ देखने को मिला? 20 रुपये से बढ़कर 28 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? वस्तु की कीमत जो है, वस्तु की कीमत बढ़ी। ठीक है, क्या हुई? बढ़ी। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ी मतलब भाव वृद्धि हुआ, भाव वृद्धि मतलब मुद्रास्फीति हुई। इस तरह से जब देश के अंदर अर्थतंत्र में भाव वृद्धि होती है तो जो रुपया है उसकी जो वैल्यू है वो घटती है। उसकी क्या होती है? वैल्यू घटती है। अब वो कैसे? वो ये ऐसे कि अगर आप 20 रुपये का 500 ग्राम दूध लेते थे, समझिए, तो आपको 20 पंचे 100, मतलब ये देखिए 20 का गुणा मैंने 5 से किया तो ये आ गया 100। आपको ऐसी 500 ग्राम की 5 थैली मिलेगी। कितनी? 5। लेकिन क्या अब आप 28 रुपये के भाव से 5 थैली ले सकते हैं 500 ग्राम की? नहीं, ज़्यादा रकम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हम कोई भी वस्तु की खरीदी करते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु बराबर कितना? 5 रुपये। आपको कितना लेना है? 20 रुपये का लेना है। कितने रुपए का लेना है? या 5 वस्तु ले लो आप। आपको कितनी वस्तु खरीदनी है? 5, तो 25 रुपये हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद इन वस्तु की कीमत बढ़ने से इसकी कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है? 10 रुपये हो जाती है। और फिर भी आपको 5 वस्तु की ही खरीदी करनी है, तो क्या 25 रुपये में मिलेगा? नहीं, ये 5 वस्तु की खरीदी करने के लिए आपको 50 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 25 रुपये से जो 50 रुपये भाव हुआ, अब हमारी जो रकम है, जो पैसे हैं, वो ज़्यादा जा रहे हैं, वस्तु हमको उतनी की उतनी ही मिल रही है। ठीक है,
इस 5 वस्तु का जब हम 25 रुपये देते थे तो हम 100 रुपये में 20 वस्तु की खरीदी कर सकते थे। कितनी? 20, क्योंकि 25 चौका 100 और 5 चौक 20, ये हुआ। लेकिन जब हम 50 रुपये दे रहे हैं इन 5 वस्तु के लिए, तो अब क्या इतने में मिलेगा? नहीं। अब आपको कितनी वस्तु मिलेगी? मात्र 10। कितनी मिलेगी विद्यार्थी मित्रों? सिर्फ 10। तो मेरे ख्याल से आपको मुद्रास्फीति क्या है, भाव वृद्धि क्या है, उसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से भाव वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति, ये एकदम छोटी और सरल परिभाषा। ठीक है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में, देखिए जो वस्तु है जिसकी मांग बाजार में होती है, देखिए वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो तो वह स्थिति क्या होगी? मुद्रास्फीति। क्यों? जो पूर्ति है वो 100 इकाई की है। कितने इकाई की है? 100 इकाई के। लेकिन जो विद्यार्थी मित्रों मांग है वह 150 इकाई की है। कितने इकाई की है? 150 इकाई की है। ठीक है। तो बाजार के अंदर वस्तु की इकाइयाँ जो है वो कम मात्रा में है, लेकिन लोगों के द्वारा मांगी गई वस्तु की मांग अधिक है, 50 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अगर बाजार में वस्तु की इकाई कम है और मांग ज़्यादा है तो इसकी कीमत क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है विद्यार्थी मित्रों? कीमत बढ़ती है। तो सीधी सी बात है कि जब वस्तु की कीमत बढ़े मतलब भाव बढ़े, भाव बढ़े मतलब मुद्रास्फीति। ठीक है। ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर A.P. लर्नर की। किसकी है? डॉक्टर A.P. लर्नर की। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आगे है, वास्तविक आय की तुलना में, वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े। कौन सी आय तेजी से बढ़े? मौद्रिक आय तेजी से, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर A.C. पिगू की। किसने दिया है? डॉक्टर A.C. पिगू ने। जो आपकी वास्तविक आय उसकी तुलना में मौद्रिक आय, मुद्रा वाली आय अगर तेजी से बढ़े तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अब हम विद्यार्थी मित्रों देखेंगे मुद्रास्फीति के लक्षण। यहाँ पे 4 लक्षण दिए हुए हैं। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, भाव वृद्धि मतलब जो भाव स्तर है, जो वस्तु की कीमत है, भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होती है वस्तु की कीमत। जैसे कि ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल की कीमत मान लो कि 5 रुपये, लेकिन इसकी कीमत सतत बढ़ती हो, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, तो ये पेंसिल तो एक ही मिल रही है, लेकिन इसकी कीमत क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ते दर से देखने को मिल रही है। तो पहला पॉइंट है भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है विद्यार्थी मित्रों कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तब क्या होता है? किराया बढ़ता है, भाड़ा बढ़ता है। ठीक है। और जब किराया बढ़ेगा तो जिस ट्रैवल के द्वारा, जिस गाड़ी के द्वारा, वाहन के द्वारा हमें चीज वस्तुओं का आवागमन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाना और ले जाना है, तो उसको तो ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और जब उसे ज़्यादा चुकाना पड़ेगा तो सामने वो क्या करेगा? उस वस्तु की जो कीमत है उसको बढ़ाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं से तो अपने मुनाफे को उसको निकालना है, अपनी लागत कीमत को निकालना है। इसलिए मुद्रा का मूल्य मतलब जो क्रय शक्ति है घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई 5 वस्तु 20 रुपये में लेते थे या एक वस्तु 25 रुपये, एक वस्तु 5 रुपये में लेते थे तो 5 वस्तु का कितना हुआ? 25 रुपये। लेकिन अब उसकी कीमत डबल हो गई, अब वो 5 वस्तु हमें 50 रुपये में मिल रही है। तो हम 100 में उसका तुलना करेंगे कि 100 रुपये में कितना मिल रहा था और आज 100 रुपये में कितना मिल रहा है। तब 100 रुपये में 20 वस्तु मिल रही थी, 20 इकाई मिल रही थी, आज 100 रुपये में मात्र 10 इकाई मिल रही है। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण। ठीक है। तो जो रुपए की वैल्यू है वह अर्थशास्त्र की भाषा में क्या होता है? घटती है, कम होती है। क्रय शक्ति क्या होती है? कम होती है। 25 रुपये में 5 इकाई आप खरीदते थे,
आज 50 रुपये में आप 5 इकाई खरीद रहे हैं, तो जो वस्तु की कीमत है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, और रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, घट गई है। पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर, मुद्रास्फीति। पूर्ण रोजगार, जब तक लोग बेरोजगार हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वे बाजार में वस्तु की खरीदी नहीं करते हैं, तब तक वस्तु की मांग नहीं होती है, वस्तु की कीमत नहीं बढ़ती है। लेकिन जब व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो बाजार के अंदर एक नया ग्राहक तैयार होता है, वह नई वस्तु की मांग करता है और मांगी गई वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, और जिस कारण से क्या होगा, पहले की तुलना में ग्राहक बढ़ने के कारण, पूर्ति ना बढ़ने के कारण क्या होगा, क्रॉस होगा, और वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, जिस कारण से भी मुद्रास्फीति सर्जित। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से मुद्रास्फीति को समझने के लिए अन्य कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि सरकार कानून सब्सिडी द्वारा, सरकार कानून के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा भाव स्तर को दबा के रखती है। क्या करती है, कीमत जो है उसे दबा के रखती है। भाव ना बढ़ने के बावजूद भी मुद्रास्फीति है, मतलब कीमत नहीं बढ़ रही है लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति है, जिसे नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। कौन सी मुद्रास्फीति कहते हैं, नियंत्रित मुद्रास्फीति, क्योंकि जो वस्तु की कीमत बढ़ना था उसे सरकार ने चाहे कानून के द्वारा, चाहे सब्सिडी के द्वारा, चाहे जिसके द्वारा भी उसकी कीमत को दबा के रखा है, बढ़ने नहीं दे रहा है, इसलिए उस पर नियंत्रण पाया हुआ है, इसलिए उसे नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब कभी कभी तो क्या होता है कि अर्थतंत्र में कम समयावधि के लिए कुछ वस्तुएं या सेवाओं के भाव वृद्धि होती है। भाव क्या होती है, बढ़ने, वृद्धि लागू पड़ती है, हो तो मुद्रास्फीति नहीं होती है कुछ समय के लिए। जैसे कि मेला, कहीं किसी आपके नज़दीकी स्थान पे मेला लगा हो, तो एक्चुअली क्या होता है कि मेला में वस्तु की कीमत कम, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऐसा समझते हैं किसी दुकान पे सेल लगा हुआ है, कुछ समय के लिए सेल लगा हुआ है, तो आप इतने समझदार हैं कि कोई भी दुकानदार अपना नुकसान करके आपको वस्तु नहीं देगा। ठीक है, 10%, 20%, 30% का वो सेल लगाता है, ठीक है, तो उसके पहले वो अपनी कीमत को बढ़ा के रखता है। 1500 रुपये की वस्तु को 20% के सेल के हिसाब से 2000 रुपये कीमत लिखकर वो चिपका के रखा है। जब आप दुकान के अंदर जाते हैं तो जो वस्तु आपको पसंद आती है उस पर कितनी कीमत रखी है, 2000 रुपये। सेल कितना % लगा हुआ है, 20, तो 2000 का 20 करेंगे तो कितना निकलेगा, अब आप ये देख लीजिए। ठीक है, अब वस्तु की कीमत पहले जो 1500 की थी, आज वो आपको कितने में पड़ रही है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, लुभावनी वस्तु है, ग्राहक को आकर्षित करना है। ठीक है, तो ऐसे जो मेला के अंदर हम जाते हैं, कभी कभी कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, वो मुद्रास्फीति साबित नहीं होती है। अर्थतंत्र में साधन बेकार पड़ा हो, जो साधन जैसे ट्रैक्टर है, कोई यंत्र है, कोई वाहन है, ठीक है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा हो, वस्तु या सेवा के भाव बढ़ने से, जब जो भी हम नया साधन लेने जाएंगे उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ चुकी होती है, तो उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत क्या है, बढ़ चुकी है इसके लिए। अब वो क्या सोचता है कि जो साधन बेकार पड़े अगर वो कार्यरत हो जाए, उनका उपयोग किया जाए, तो उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, भाव घटेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया और आपने देखा कि बाजार के अंदर जब पूर्ति कम होती है और मांग ज़्यादा होती है तो वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो अब ये जो किसान है या जो भी उत्पादक है, ये क्या करता है, इसके पास पड़े हुए बेकार यंत्रों का उपयोग करके ये उत्पादन में वृद्धि करता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो बाजार में पूर्ति बढ़ेगी, और पूर्ति बढ़ने से ग्राहक की मांग के बराबर पूर्ति हो पाएगी, तो बाजार में वस्तु की कीमत नहीं बढ़ेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, जब वस्तु की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति सर्जित नहीं होगी, भाव वृद्धि नहीं होगी।
तो अन्य लोगों को, गरीब लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम मुद्रास्फीति के कारण की चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मुद्रास्फीति के यहाँ पे 3 कॉलम मैंने बनाए। नंबर 1 है, पहला कारण है मांग में वृद्धि, दूसरा है खर्च में वृद्धि, यहाँ पे तीसरा लिखा है अन्य कारण। तो लेकिन हमारे पाठ के आधार पर, हमारे विषय वस्तु के आधार पे मुद्रास्फीति के मात्र 2 कारण हैं, मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। ये जो अन्य है, ये क्या कहता है कि सिर्फ मांग और खर्च के आधार पर ही दुनिया नहीं चलती है, ग्राहक नहीं आते हैं, विक्रेता नहीं चल पाते हैं, इसलिए अन्य कारण को भी लेना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमारी परीक्षा में अगर पूछा जाए कि मुद्रास्फीति के कितने कारण है, तो आपको 2 कारण दर्शाने, मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति अर्थात अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में चीज वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती हो। मुद्रास्फीति क्या है विद्यार्थी मित्रों, कि जो अर्थतंत्र है के सभी क्षेत्रों में चीज वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है उसमें क्या हो, लगातार, निरंतर, सतत क्या हो, वृद्धि होती हो, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा, मेला का उदाहरण लिया कि अगर कुछ समय के लिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कहते। मुद्रास्फीति विद्यार्थी मित्रों उसको कहते हैं कि जिस चीज वस्तु या सेवा की कीमत लगातार सतत लंबे समय तक बढ़ रही हो। ठीक है, तो पहले पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, मांग में वृद्धि। ये देखिए, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि मतलब देखिए, वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण, किसकी मांग में वृद्धि हो रही है, वस्तु की। देखिए ध्यान से देखिएगा, वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। किसमें, कीमत। मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। बाजार में अगर ग्राहक की संख्या बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इस मांग की तुलना में पूर्ति हो पाई नहीं है, इसलिए। तो ये हो गया। यदि वस्तु की मांग बढ़े मतलब बढ़ती है, तब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो, ऐसा नहीं होता, तुरंत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप अपने घर में एक एक महीने का वस्तु खरीद के लाते हैं, 1 साल का वस्तु खरीद के लाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अचानक कोई वस्तु की खरीदी करते लाए, तो जब हम जो अचानक वस्तु की खरीदी करते हैं उसमें जो विक्रेता है वो तैयार नहीं होता है। चलो ठीक है, आपके घर के पास में एक दूध की डेयरी है, ठीक है, अब उसका रोज 100 किलो दूध का खपत है, ऐसा हम उदाहरण के तौर पे मानते हैं। तो उसका अगर रोज 100 किलो दूध का खपत है, जा रहा है, विक्रय हो रहा है, तो वह 100 किलो के आधार पर ही दूध ला के रखता है। लेकिन अब आपके घर पे कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया कि आपको अकेले 10 किलो दूध, 10 लीटर दूध की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो डेयरी वाला अपने ग्राहकों को रोज 100 लीटर दूध देता था, आज उसको 110 लीटर दूध की ज़रूरत है। अचानक आपके घर पे जो प्रोग्राम हुआ, अचानक हुआ। आपने तो डेयरी वाले को बोला नहीं था भाई मैं कल 10 लीटर लेकर जाऊंगा, मेरे लिए व्यवस्था करके रखना। तो अब ऐसी परिस्थिति क्या होगी कि अचानक पूर्ति में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी मांग तो बढ़ गई, आपको वस्तु तो चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन दूध की पूर्ति डेयरी वाला कर सकता नहीं। और यदि होती भी है तो खूब धीमी गति से। क्या होगा, धीमी गति से। वो आपको टाइम देगा कि शाम तक ले जाना, पहले बताना चाहिए था, आपने पहले बोला नहीं, ठीक है रुको मैं व्यवस्था कराता हूँ। तो तुरंत पूर्ति बढ़ नहीं सकती, समझे। और पूर्ति बढ़ने का कारण क्या है कि उसको दूसरे दिन से दूसरे दूध की व्यवस्था करनी पड़े। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें 10 लोग रहते हैं, 10 लोग मिलके मान लो 100 लीटर दूध दुकान से लेते हैं, ठीक। तो अब एक नया पड़ोसी आपका आया, इसको भी 10 लीटर दूध की रोज की ज़रूरत है। तो जिस दुकान से आप लेते हो उसी दुकान पे ये भी जाएगा,
तो इसके तुरंत पूर्ति तो हो नहीं पाएगी। अब ये रोज़ अगर वहाँ पे जाके खरीदी करता है तो विक्रेता इसके लिए व्यवस्था करेगा, धीरे धीरे विश्वास जमाना पड़ेगा, तब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। क्या होगी वस्तु की कीमत? क्यों? क्योंकि आपने अचानक मांगा इसके लिए। अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये एक परिभाषा है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इस परिभाषा को आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण। पहला कारण है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ये विधान में पूछा जाता है आपकी बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर में, इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है और व्यवस्थित देखना है। ठीक है, तो मुद्रा की जो आपूर्ति में वृद्धि है, मुद्रावादी मुद्रास्फीति को संपूर्ण रूप से मौद्रिक घटना मानते हैं। मुद्रावादी, जिन लोगों के पास पैसे अधिक हैं वो मुद्रावादी की मैं बात कर रहा हूँ, धनिक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो मुद्रास्फीति को क्या मानते हैं? मौद्रिक घटना मानते हैं। अचानक जो भी घटना हो, उनके मतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है। क्या कह रहे हैं? उनके मतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति कमी बढ़ने से होने से लोगों की मौद्रिक आय क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है इसके लिए। और आय बढ़ने से लोग वस्तु एवं सेवाओं की मांग में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वस्तु की वृद्धि करते हैं। इसके लिए जिसके समक्ष पूर्ति लगभग स्थिर होने की कीमतों में वृद्धि होती है। जिसके समक्ष पूर्ति लगभग होने से कीमतों में क्या होगी? वृद्धि होगी। मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र में, मुद्रा पैसे पर आधारित, मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रमाण, किसमें? वस्तुओं और सेवाओं के प्रमाण की तुलना में मुद्रा का प्रमाण बढ़ जाता है। क्या होता है? मुद्रा का प्रमाण बढ़ता है। देखो फिर से, मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र, मुद्रा पर आधारित, किस पर आधारित? मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रमाण की तुलना में मुद्रा का प्रमाण क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुद्रा पर आधारित है ना, पैसे पर आधारित है। जो पैसा लगाएगा, जितना लगाएगा उतनी मात्रा में अधिक लाभ लेगा। इसके लिए तो मैक्लब के मतानुसार यह अत्यधिक मुद्रा कम वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ती है। अत्यधिक मुद्रा, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा कम से कम वस्तु पकड़ने के लिए दौड़ती है। ठीक है, अब देखिए एक मैं आलू का उदाहरण आपको देता हूँ। आप मार्केट के अंदर आलू लेने के लिए गए और आपने आलू खरीदा, 1 किलो आलू खरीदा। 1 किलो आलू में लगभग 5 आलू चढ़े आपको मिलते हैं। 1 किलो आलू की कीमत 40 रुपये। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी मित्रों, आपने मीडियम साइज़ के आलू लिए, 1 किलो आलू में 5 आलू आपको मिला, आपने 40 रुपये चुकाया। कुछ समय के बाद आलू की कीमत बढ़कर 50 रुपये होती है तो क्या आलू की संख्या बढ़ जाएगी? नहीं, क्योंकि 1 किलो अगर आपने आलू लिया, मीडियम साइज़ का लिया, तो भी 5 ही आलू चढ़ा उस पर, 5 ही आलू आपको मिला। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? मैक्लब के मतानुसार अत्यधिक मुद्रा 40 से 50 रुपये हो गए। कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए आलू तो 5 ही मिले, 1 ही किलो मिला, ज़्यादा मिला नहीं। तो क्या होता है? के लिए दौड़ती है, तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों दूसरा पॉइंट है सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। किसमें? सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। भारत जैसे विकास की प्रक्रिया में शामिल देश में सरकार आर्थिक विकास के लिए तमाम आर्थिक प्रक्रिया में जुड़ती है। जितनी भी आर्थिक प्रक्रियाएं हैं सरकार उसमें क्या करती है? जुड़ती है, अपना हिस्सा बनाए रखने की कोशिश करती है।
आंतरिक पूंजी ढांचा का सर्जन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने या रोजगार का सर्जन करना जैसी प्रवृत्ति में सरकार सार्वजनिक खर्च करती है। आंतरिक पूंजी ढांचा, जो भी उसके बाद टैक्स वगैरह का पैसा इकट्ठा होता है, उन पैसों की बात हो रही है। क्या करता है कि आवश्यकताओं को, आधारभूत आवश्यकताएं जो भी है लोगों की, या रोजगार सर्जन करने का काम सरकार करती है ताकि लोगों तक रोजगार मिले और उस पैसे का सही उपयोग हो सके और जिससे देश का विकास भी देखा जा सके। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, क्या होगा? सरकार खर्च करेगी, अर्थतंत्र में पैसा जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आय प्राप्त करेंगे और खर्च करेंगे तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी। लोगों की आय में वृद्धि होगी, क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार मिल गया। इसके लिए मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि पैसा आया है तो खर्च होगा। जब तक पैसा नहीं आ रहा था, खर्च नहीं हो रहा था, बेकार बैठा था व्यक्ति, अब रोजगार पा गया है, नौकरी करने लगा है, पैसा कमाने लगा है, तो उसे बाजार में खर्च करेगा और जब रोजगार मिलेगा तो आय मिलेगी, आय मिलेगी तो खर्च बढ़ेगा और जब खर्च बढ़ेगा मतलब मांग बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ेगी। तो इस तरह से भाव वृद्धि जो है वह सर्जित होती है। यदि सरकार देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में बड़े पैमाने पर मुद्रा की पूर्ति अर्थतंत्र में करे, सार्वजनिक खर्च करे, तो मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। कैसे? जो सरकार हो देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में बड़े पैमाने पर मुद्रा पूर्ति अर्थतंत्र में करे, सार्वजनिक क्षेत्र बनाए, बगीचा है, नहर है, झरना है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, तो मुद्रास्फीति को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। अब हम विद्यार्थी मित्रों इसके तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि भी मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण है। क्यों? भारत में प्रति वर्ष 2% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है और ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इनकी मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने के कारण बाजार में क्या होता है? दबाव उत्पन्न होता है वस्तुओं के पीछे, जिसलिए पूर्ति नहीं हो पाती है वस्तु की और भाव वृद्धि उत्पन्न होती है। सतत बढ़ती आबादी, जो जनसंख्या सतत बढ़ रही है, दैनिक उपयोग की चीज वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है। जो बालक ने जन्म लिया है देश के अंदर, तो वो अगर रोटी नहीं खा रहा है, दूध तो पिएगा, तो उसके लिए रोटी की व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन दूध तो लाना है। तो जिस डेयरी से दूध आ रहा था उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी मात्रा जो है बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए उस बालक को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके, इसलिए क्या करना पड़ेगा? दूध की मांग बढ़ानी पड़ेगी। तो देश में जन्मे हुए बालक को जीवित रखने के लिए जो दैनिक वस्तुएं हैं, चीज वस्तुएं हैं, ठीक है, वह मात्रा उसकी बढ़ानी पड़ती है। वही बालक जब धीरे धीरे बड़ा होगा, रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, दाल खाएगा, चावल खाएगा, तो उसकी मांग को पूरा करने के लिए, इन वस्तुओं को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। और उतनी मांग की तुलना में अगर उत्पादन करके पूर्ति नहीं होती है तो विद्यार्थी मित्रों स्वाभाविक सी बात है कि रही हुई वस्तु की कीमत बढ़ेगी और बढ़ी हुई कीमत को भाव वृद्धि कहते हैं और भाव वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अब बढ़ती आबादी की मांग पूरी ना हो, भाव स्तर बढ़ेगा। जनसंख्या स्थिर हो परंतु उसकी आय में वृद्धि ना हो, ये भी एक महत्व का पॉइंट है। जनसंख्या स्थिर है लेकिन जो उसकी आय है उसमें वृद्धि नहीं हो रही, परंतु उसकी आय में वृद्धि हो तो भी क्या होगा? हाँ देखिए, जनसंख्या स्थिर हो, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन उस व्यक्ति की आय बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आय बढ़ती है। तो जब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, अब मांग बढ़ेगी तो पूर्ति नहीं बढ़ रही है, तो क्या होगा? भाव वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या क्या है? स्थिर, लेकिन व्यक्ति की आय बढ़ रही है। अब व्यक्ति की आय बढ़ने के कारण क्या होगा? मांग बढ़ेगी। मांग की तुलना में पूर्ति जो है वो नहीं बढ़ रही है और पूर्ति ना बढ़ने के कारण क्या होगा? भाव वृद्धि हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब विद्यार्थी मित्रों हम दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, खर्च में वृद्धि। मांग में वृद्धि हमारा पूरा हो गया, अब खर्च में वृद्धि हम देखेंगे। कीमत को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व क्या है? पूर्ति। कीमत को प्रभावित करना,
कौन? पूर्ति। अगर बाजार के अंदर कीमत को कंट्रोल में रखना है, भाव को कंट्रोल में रखना है, स्थिर बनाए रखना है, तो मांगी गई वस्तु की पूर्ति सतत बढ़ती रहनी चाहिए, अन्यथा कीमत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी मांग हो रही है उसकी तुलना में पूर्ति नहीं बढ़ पा रही है, इसके लिए ग्राहक की मांग बढ़ रही है और कीमत बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर पूर्ति बाजार में नहीं हो पा रही है तो मांग की कमी होगी, और मांग की कमी होने के कारण क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? कीमत बढ़ेगी। ठीक है, आपूर्ति लक्षी अर्थशास्त्र के समर्थकों का मानना है कि उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो भी वस्तुओं के भाव में वृद्धि होती है। देखिए, उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो वस्तु के भाव में वृद्धि होती है, सीधी सी बात। आप सिंचाई करते हैं खेत के अंदर, तो 1 घंटे का बिल आपका 100 रुपया आता है, लेकिन अब आपका उत्पादन खर्च बढ़ गया है। 1 घंटे का पानी के द्वारा सिंचाई करने का खर्च जो 100 रुपये आता था वो आज 120 रुपये आ रहा है, तो 20 रुपये भाव बढ़ा, उत्पादन खर्च बढ़ा, यंत्र की कीमत बढ़ी, खाद की कीमत बढ़ी, बीज की कीमत बढ़ी, मजदूरी बढ़ी, तो क्या होगा? उत्पादन तो उतना बढ़ नहीं रहा है कि खर्च बढ़ने के साथ साथ अगर उत्पादन बढ़े तो भाव स्थिर रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि खर्च जो बढ़ रहा है, उत्पादन खर्च जो बढ़ रहा है, उसकी तुलना में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो उस पैसे को वसूलने के लिए, वापस लेने के लिए, अपनी लागत कीमत को वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तु की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तब भी इस प्रकार से भाव वृद्धि देखने को मिलती है। कच्चे माल की कीमतों में, यंत्रों में, बिजली में, पानी में, देश की में, श्रमिकों के वेतन में, परिवहन खर्च में वृद्धि होने के कारण वस्तु या सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो भाड़ा बढ़ेगा, कपास या कोई भी कच्चा माल हो उसकी कीमत बढ़ेगी, या यंत्र की कीमत बढ़ेगी, या बिजली का जो बिल आ रहा है उसका जो यूनिट है वो बढ़ेगा, या परिवहन खर्च बढ़ेगा। मतलब किसी भी प्रकार का खर्च अगर बढ़ता है तो वह बढ़ा हुआ खर्च कहाँ से लिया जाएगा? कीमत बढ़ाकर, वस्तु की कीमत को बढ़ाकर, भाव को बढ़ाकर। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, खर्च बढ़ने के कारण, क्या? उत्पादन खर्च बढ़ने के कारण सर्जित मुद्रास्फीति को खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। हम जो भी उत्पादन करते हैं, अगर पहले की तुलना में आज उत्पादन खर्च बढ़ा तो उसे क्या कहेंगे? हम खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, क्योंकि पहले की तुलना में क्या हुआ? बढ़ा है, इसके लिए। अब अगला और लास्ट पॉइंट है अन्य कारण। तो इस अन्य कारण में मैंने आपको पहले ही बताया कि यह अतिरिक्त है, लेकिन इसके मुद्रास्फीति के मुख्य 2 ही कारण कौन कौन से? मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। फिर भी हम अन्य कारण की चर्चा करेंगे, क्योंकि मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि से ही दुनिया नहीं चलती है, पाठ पूरा नहीं होता, इसलिए अन्य कारण को पढ़ना जरूरी है। परंतु व्यवहार में भाव स्तर बढ़ने के लिए कुछ अन्य तत्व भी दबाव उत्पन्न करते हैं। व्यवहार में भाव स्तर बढ़ने, ठीक है, क्या होगा? अन्य तत्व भी क्या करेंगे? दबाव उत्पन्न करते हैं। जबकि अन्य तत्व अल्पकालीन होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए भाव बढ़ता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, तो उसे भाव वृद्धि नहीं कहेंगे, उसे मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। परंतु जो तीव्र लंबे समय तक स्थिरता के साथ वस्तु की कीमत बढ़ती हो उसे भाव वृद्धि कहते हैं। मूलभूत रूप से मांग में और उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है। मूलभूत रूप से तो मांग में और उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है, परंतु उसको प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को भी समझना आवश्यक है। वो अन्य तत्व कौन से हैं? ये अन्य कारण के अंदर दिए हुए हैं, जिसकी चर्चा अब हम करने। तो विद्यार्थी मित्रों, अन्य तत्वों में पहला पॉइंट है कर नीति, टैक्स जो हम भरते हैं, ठीक है। सरकार की कर नीति विशेष रूप से तो ऊंची दर से बढ़ता हुआ कर वस्तु के उत्पादन खर्च में और कीमत में वृद्धि करता है। वस्तु के उत्पादन खर्च और कीमत में, क्यों? क्योंकि जो लोग टैक्स भरते हैं, सरकार को कर देते हैं, अगर उनका बढ़ जाए, मान लो साल का 1 लाख रुपए देते थे, अब 1.25 लाख रुपए देना पड़ा, तो 25,000 रुपये उनकी जो
टैक्स की वैल्यू बढ़ी, उसको कहाँ से निकालेगा? तो जो वह वस्तु का उत्पादन करते हैं उनकी कीमत बढ़ाएंगे, उसे बाजार में बेचेंगे, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बढ़ गया ना। इसके लिए वस्तु की कीमत भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर कर सरकार निजी दर से रखती है तो उत्पादक का खर्च कम होगा और वस्तु की कीमत क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी नहीं। दूसरा पॉइंट है आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि। मतलब जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं, हम दूसरे स्थान से मंगवाते हैं, उसे आयातित वस्तु कहते हैं। भारत में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों का 70% जितनी आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। मतलब भारत के अंदर, हम अपने देश के अंदर जो भी पेट्रोल का उपयोग करते हैं वह हमारे देश में हमको नहीं मिलता। 70% लगभग हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। अब अगर वहाँ से महंगा आ रहा है तो जो मंगवा रहे हैं वो तो पहले ही महंगा ला रहे हैं, फिर यहाँ पे उसे उसका शुद्धिकरण करना, उसकी मजदूरी देना, उसका टैक्स चुकाना, तो कीमत तो बढ़ने वाली है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़ें, किसके? कच्चे तेल के, तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ेगा, कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनेगा, उसकी रिफाइनरी में जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके भाव अपने आप बढ़ा दिए जाएंगे। और पेट्रोल डीजल ऐसी वस्तु है कि उसके भाव बढ़ने से अनेक चीज वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो अर्थतंत्र में अपने आप सारी वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल ही है जो वाहन व्यवहार के द्वारा अनेकों प्रकार की वस्तु अनेकों स्थानों से, अनेकों जगहों से, अनेकों देशों से हमारे पास तक पहुंचाने का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, अभाव मतलब कमी। जब कच्चे माल की, बिजली या उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी चीज वस्तु की कमी उत्पन्न हो तब उसके भाव में वृद्धि होती है। स्वाभाविक है, कोई कच्चा माल हो, कम हो तो भी कीमत बढ़ेगी, बिजली बढ़े, उसकी यूनिट बढ़े, उत्पादन के लिए जो भी आवश्यक चीज वस्तु है उसकी कीमत बढ़े, ऐसा कुछ भी कमी महसूस होती है तो क्या होती है? उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप मान लो 2 विद्यार्थी हो, आपको इकोनॉमिक्स की पुस्तक चाहिए, इकोनॉमिक्स की पुस्तक की कीमत मान लो 20 रुपये है। आप दुकान पर गए, दुकानदार के पास एक ही इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की किताब थी, आप दोनों मित्रों को चाहिए। 20 रुपये कीमत होने के बावजूद भी दुकानदार उसकी कीमत 25 रुपये बोलता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों लेने गए हो, दोनों को लेना है। दुकानदार तुरंत मौके का फायदा उठाता है, 5 रुपये वस्तु की कीमत बढ़ा देता है, और जो 25 रुपये देगा वह अर्थशास्त्र की किताब को खरीदेगा, अपने घर ले आएगा, और जो 25 रुपये नहीं देगा वो उसे नहीं खरीद पाएगा, उसे नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? कमी महसूस हुई, वस्तु की क्या हुई? कमी महसूस हुई। 2 ग्राहक के बीच में एक वस्तु, इसलिए उसने 5 रुपये अधिक मुनाफा ले लिया। तो धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।